नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो हम मध्यकालीन उत्तराखंड पढ़ रहे हैं और अब तक हमने मध्यकालीन उत्तराखंड में चंद वंश को विभिन्न भागों में पढ़ लिया है। अब तक हमने कुल 10 भाग पढ़ लिए हैं और आज 11वें भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो 11वें भाग में हम चंदों के महत्वपूर्ण शासक ज्ञानचंद का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 10वें भाग में हमने जो भी पढ़ा था उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं ताकि तारतम्यता बनी रहे। तो हमें याद है कि भाग 10वें में हमने चंदों के महत्वपूर्ण शासक उद्योगचंद के बारे में बात की थी और विस्तार से पढ़ा था। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी कुछ संक्षेप में बातें कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले अगर हम काल के बारे में बात करें तो उद्योगचंद का काल हमने 1678 से 98 के मध्य पढ़ा और ये एक महत्वपूर्ण और महान उपलब्धि वाला शासक रहा, इसलिए पंडित रुद्रदत्त पंत ने इन्हें तपस्वी नाम दिया है। तो हमने उद्योगचंद के बारे में बात की थी कि जैसे ये गद्दी पर बैठा था तो इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और उस समय इसने गढ़वाल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण जो सेनापति है जिसका नाम मैसी साहू है वो मारा गया था। इसके बाद चंदों के विरुद्ध जो पवार हैं और जो डोटी राज्य उन्होंने सम्मिलित आक्रमण किया और इनके कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया, लेकिन अपनी वीरता का परिचय देते हुए चंदों ने इन दोनों राज्यों को ही पराजित कर दिया। इसके पश्चात इसने 3 बार डोटी पर आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण था 1685 में था और इस दौरान इसका फिर एक सेनापति मारा गया था जिसका नाम था ये जो हीरू देवबा। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि इस समय जो है इसने अजमेर गढ़ी पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद 85 के बाद 88 में इसने खैरी गढ़ी पर भी अधिकार करके खैरी गढ़ी की संधि के द्वारा डोटी को कर देने के लिए बाध्य किया था। इन महान उपलब्धियों के कारण इसने 4 महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें एक था विष्णु मंदिर, दूसरा था पार्वतेश्वर मंदिर, तीसरा था उद्योगचंद्रेश्वर मंदिर और चौथा था त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। और पार्वतेश्वर मंदिर के बारे में हमने एक कहानी सुनी थी कि इसकी एक रानी थी जो कि सुंदर रूपवान थी लेकिन ईर्ष्यालु स्वभाव की थी और उसी की स्मृति में इसने पार्वतेश्वर मंदिर की भी स्थापना की थी। इसके अलावा हमने इसके बारे में बात की थी कि जब डोटी राज्य ने इसे कर देने से मना कर दिया था तो 96 में इसने पुनः डोटी पर आक्रमण किया और उसे पुनः कर देने के लिए बाध्य किया, लेकिन पुनः जो है इसका एक सेनापति और मारा गया जिसका नाम था शिरोमणि जोशी। इस राजा की और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं, जैसे हमने बात की थी कि इसने कई और मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे कि सुकेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर, शैव भैरव मंदिर आदि आदि। इसने तल्ला महल का निर्माण कराया, रंग महल का निर्माण कराया, दशे का छज्जा का भी निर्माण कराया। इसने शक्र ध्वजा रूप जो है यज्ञ का आयोजन किया और लक्षद्वीप होली जो है दीपावली भी मनाई। इसके अलावा ये जो राजा है इसके समय में जो एक महत्वपूर्ण साधु भी विद्यमान थे जिनका नाम था रुद्रगिरी महाराज। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि रुद्रगिरी महाराज ने श्री नरसिंह मंदिर और जो है सिद्धनौली जैसे संरचनाओं का भी निर्माण कराया था। और ये जो उद्योगचंद्र था तो इसका एक अधिकारी था जिसका नाम था श्रीनाथ। तो श्रीनाथ ने श्रीनाथ नामक एक नगर की भी स्थापना की थी। तो ये रहा हमारा उद्योगचंद और जिसकी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हमने ठीक और विस्तार पूर्वक सरल भाषा में पिछले जो अध्याय है उसमें अध्ययन किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं अगले महत्वपूर्ण राजा के बारे में। वैसे हम एक से ज़्यादा राजा पढ़ने वाले हैं, लेकिन शुरू में जो हम पहला राजा पढ़ेंगे उसका नाम है ज्ञानचंद। तो शुरू करते हैं ज्ञानचंद के संबंध में। तो अब हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण और पहले राजा जिसका नाम है ज्ञानचंद। तो देखिए हमने हेडिंग भी देख लिया होगा बोर्ड में कि ये जो ज्ञानचंद है ना, अगर हम ज्ञानचंद के बारे में बात करें तो ज्ञानचंद तो 1698 में ये गद्दी पर बैठा है। तो अब तक ऐसा हुआ था ना, एटकिंसन कहते हैं कि अब एक आदत से बन गई थी जो चंद राजाओं में कि जैसे वो गद्दी में बैठेंगे तो गढ़वाल पर आक्रमण करना जैसे उनका धर्म हो गया था। तो इसने भी इसी परंपरा का निभाया और इसने 1698 पर गढ़वाल पर आक्रमण किया और जब इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो इसने ना पिंडारी से थराली तक के इलाके को इसने लूट कर उजाड़ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। फिर 1699 आ गया
और इसने फिर से आक्रमण किया गढ़वाल पर, और इस बार इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बधानगढ़ पर आक्रमण करके ये माँ नंदा की प्रतिमा लाया, माँ नंदा की प्रतिमा लाया, और माँ नंदा की प्रतिमा लाकर इसने भी इसे मल्ला महल में स्थापित किया। याद है आपको, हमने सीखा था पिछले अध्याय में, यानी कुछ अध्याय पहले, कि बाज बहादुर चंद भी गढ़वाल पर आक्रमण करके मां नंदा की प्रतिमा को लाया था, और उसने भी मल्ला महल में उस पवित्र प्रतिमा को स्थापित किया था। तो ये काम इसने भी किया है। तो ऐसे दो राजा हैं, और इससे मिलते जुलता राजा एक कुछ समय बाद और आएगा, तो हमें दिमाग में याद रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बात करते हैं आगे। सन 1700 में इसने जो है फिर से गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। और गढ़वाल पर आक्रमण करने के बाद इसने जो है पुनः कुछ इलाकों को लूट लिया, ठीक है ना। तो ये जो मल्ला सलाड़ था, मल्ला सलाड़, तो इसके कुछ गांव को इसने, गढ़वाल के गांव को लूट लिया। फिर अब जब लगातार आक्रमण हो रहे थे चंदों के पवारों के ऊपर, तो इसका रिप्लाई करने के लिए पवार राजा ने भी आक्रमण किया। तो सन 1701 में पवार ने चंदों पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद चंदों के सीमावर्ती इलाके, जिसका नाम है गीवाड़ और चाकोट, तो गीवाड़ और चाकोट के जो इलाके थे इनको लूट लिया। तो देखिए, एटकिंसन लिखते हैं कि इस प्रकार से एक दूसरे की सीमाओं पर ये लगातार आक्रमण कर रहे थे, जिससे कि किसानों को, जो उनकी फसल और उनके घर बर्बाद होते जा रहे थे। तो परिणाम हो गया कि कई इलाकों पर तो लोग हमेशा के लिए इन उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर चले गए, और भारी भारी जंगल यहाँ पर विकसित हो गए। इसके अलावा इस ज्ञानचंद के आक्रमण जारी रहे, और इस ज्ञानचंद ने 1703 में फिर गढ़वाल पर आक्रमण किया, और श्रीनगर तक चला गया, और इसने श्रीनगर को लूट लिया, और पवार राजा अलकनंदा नदी के पार जाकर भागकर छुप गया। इसके अलावा ये जो आपको याद है ना, हमने बात की है कि यह उत्तराखंड का चंद राज्य और यह डोटी राज्य। तो सन 1704 में इसने डोटी पर भी आक्रमण किया, और जब इसने डोटी पर आक्रमण किया, अगर हम इसके बारे में बात करें, डोटी पर आक्रमण किया, और डोटी पे जब इसने आक्रमण किया तो इसके भाबर वाले इलाके को उसने उजाड़ दिया, लेकिन हाँ, वहाँ पे घाम लग गए, यानी कि बीमारियाँ, मलेरिया फैल गया, और इससे इसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। तो ये भी इसकी विशेषता रही। और 1707 में इसने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया, और जूनियागढ़ी के इलाके पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये इसके मत कह सकते हैं कि इसका जो अधिकांश समय या पूरा कार्यकाल जो है ये युद्धों में ही व्यतीत हो गया। अब बात करते हैं आगे, कुछ और भी बातें हैं इसके संबंध में, उसको भी हम सीख लेते हैं। तो हुआ ये था कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए इसने क्या किया ना, ये हरिद्वार गया और इसने गंगा स्नान किया था, और गंगा स्नान के समय इसने बहुत ज्यादा लोगों को दान दिया था, जो है दान पुण्य किया था। इसके अलावा इसने कई मंदिरों का भी निर्माण कराया। मंदिरों का निर्माण, तो मंदिरों का जब इसने निर्माण किया तो कौन कौन से मंदिर बनाए इसने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर हम इसके मंदिर के बारे में बात करते हैं तो इसका एक मंदिर जो है इसने बागेश्वर में ना,
बागेश्वर में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये 4 धामों वाला मंदिर नहीं है, हाँ, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसने कत्यूर में और अल्मोड़ा में भी मंदिर बनाए। कत्यूर में इसने बैजनाथ मंदिर बनाया इसने, और इसके अलावा इसने अल्मोड़ा में इसने गणेश मंदिर का निर्माण कराया। और ना इसके काल में मंदिरों को द्योल कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द्योल कहा जाता था। इसके अलावा एक खास बात इसकी और है, जो हवाल बाग का नौला है, हवाल बाग का नौला, इस नौले का निर्माण भी इसी के द्वारा किया गया। तो ये कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, और ये है हमारा जो शासक है, और इस शासक का नाम है ज्ञानचंद। अब हम ज्ञानचंद के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करने वाले हैं, और इस उत्तराधिकारी का नाम है जगतचंद। तो जगतचंद के बारे में बात करने से पहले हम इसका कार्यकाल को लिख लेते हैं, और इसका जो कार्यकाल है पहले लिख लेते हैं, जगतचंद। तो ये रहा जगतचंद, और इसका काल है 1708 से लेके 1720 ईस्वी, ठीक है। और अगर हम इस जगतचंद को देखें तो इसका काल भी सामान्य कह सकते हैं, औसत है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इस जगतचंद के बारे में, तो देखिए इसके बारे में क्या सीखने के लिए हमें मिलता है। तो इसने भी उसी परंपरा का निर्वाह किया। कौन से परंपरा? यानी कि चंद राजा गद्दी में बैठेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, गढ़वाल पर आक्रमण करेगा। तो इसने भी वही काम किया। तो इसने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया, और जब इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो जब ये बधान पहुंचा या बधानगढ़ पहुंचा, तो वहां पे इससे नंदा प्रतिमा प्राप्त नहीं हो पाई। हमने कहा था ना कि नंदा प्रतिमा को लाना एक परंपरा सा बन गया। तो नंदा प्रतिमा नहीं प्राप्त हो पाई, तो इसने अपने राजकोष से 200 अशर्फियां निकाली, और उनको उसको गलाकर, इन 200 अशर्फियों को गलाकर इसने नंदा प्रतिमा का निर्माण करवाया। और नंदा प्रतिमा का निर्माण करा के इस प्रकार से क्या हो गया कि इसने फिर से उस पवित्र प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब ये आक्रमण करता हुआ श्रीनगर पहुंचा, तो इसने क्या किया, श्रीनगर पर अधिकार करके उसे एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। इसके अलावा और क्या खास बात है इसकी खास बात ये है कि ये जो हमारा राजा है ज्ञानचंद, तो इसने जो बद्रीनाथ मंदिर है, याद है ना, हमने पिछले राजा ने हमारा मंदिर बनाया था। तो इसने बद्रीनाथ मंदिर को गरसार गांव दान में दे दिया या गूठ में चढ़ा दिया। इसके अलावा और क्या विशेषता रही इसकी विशेषता ये है कि ये जो राजा है, गरसार नामक गांव इसको दान में मिला। अच्छा, इसने जुए की बाँच, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसने जो है जुए की बाँच, तो जुए की बाँच इसका क्या मतलब है? तो जुए की बाँच मतलब हो गया जुए पर कर लगाया। इसका मतलब क्या कि जुए खेलने पर इसने टैक्स लगाया। और इसने जो दिल्ली का राजा है, दिल्ली का शासक, तो उस शासक को
इसने भेंट मतलब यानी गिफ्ट दी, और इसके अलावा जुए से जो भी टैक्स मिला वो भी इस राजा को भिजवाया इसने। अच्छा, और क्या खास बात है इसके संबंध में? ढेर सारी और भी कई बातें हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो इसने दिल्ली के राजा से मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया, उसको कई भेंट भिजवाई, और जुए के कर से जो भी आय प्राप्त हुई वो आय इसको क्या कर दी, राजा को भेजी। इसके अलावा इसके समय कुछ ग्रंथों का निर्माण हुआ। कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक है टीका, एक है टीका दुर्गा की पहली एक किताब है, और दूसरी किताब है टीका जगत चंद्रिका की, टीका जगत चंद्रिका। ये दो किताबों का निर्माण इसके काल में हुआ। ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या खास बात है? इसके अलावा खास बात इसकी ये है, अगर हम इस राजा के बारे में बात करें, इस राजा के बारे में, तो देखिए ना, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। हमने क्या कहा कि इसने जो है जुए की बात जो है उस टैक्स जो है लगाया, टीका दुर्गा की, टीका चंद्रिका की, ये किताबें रचना हुई हैं इसके समय। अच्छा, इसके अलावा ना, इसके अलावा इसने इसके समय ना जो तराई भाबर का इलाका है, तराई भाबर का इलाका है, तराई भाबर का इलाका है, तो यहां से ना हमें याद है उपजाऊ इलाका था, तो यहां से 9 लाख रुपए की आय होती थी, रुपए की आय होती थी। एक तो यहां से बहुत पैसा आ रहा था, दूसरी बात है इसका राजस्व प्रबंधन भी बहुत अच्छा है ना, तो इसका राजस्व प्रबंधन ऐसा है कि इसके खजाने में ना 3 या 3.5 करोड़ रुपए, 3 ही लिख देते हैं चलिए, 3 करोड़ रुपया इसके काल में इकट्ठा हो गया, 3 करोड़ रुपए इसके काल में इकट्ठा हो गया। यानी ये कह सकते हैं एक प्रकार से चंदों का सबसे धनी राजा या उनमें से एक राजा है, एक प्रकार से स्वर्ण काल जैसा हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया, गो सहस्त्र दान किया, गो सहस्त्र दान किया। इसका क्या मतलब है? इसने 1000 गाय ब्राह्मणों को दान में दी, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इसे चेचक था, चेचक, तो इस कारण से जो है 1720 में इसकी अकाल मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से संक्षिप्त काल में इस जो है ये राजा मर गया। तो यह राजा हमारा जिसका नाम है जगतचंद। तो देखिए, अगर हम जगतचंद के बारे में बात करते हैं या आज के बारे में बात करते हैं, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आ रहा है जिसका नाम है देवीचंद, और ये बड़ा ही रोचक और जो है जानने लायक पात्र है, और इसलिए अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम अपने वीडियो को संक्षिप्त रखते हैं ताकि भाग 12वें में हम देवीचंद को एक सेपरेट वीडियो के रूप में पढ़ सकें। तो आज हम इतना ही करते हैं। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।